के एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए। तो हम आपसे पूछा जाता है इस नए धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति, इस नए धर्म को अपनाने वाला फर्स्ट हिंदू व्यक्ति। तो हम पढ़ते हैं इस नए धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? तो इसको अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति बीरबल था। तो आप याद रखोगे इस नए धर्म को अपनाने वाला पहला जो हिंदू व्यक्ति था वो बीरबल था। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबर ने क्या किया। इसके साथ साथ बात है 1583 की। अकबर ने क्या किया, 1583 में इस धर्म के नाम के ऊपर एक कैलेंडर चला दिया। अकबर ने इलाही संवत चलवाया, अकबर ने इलाही संवत चलाया और इसके साथ अकबर ने इलाही सिक्के भी चलवाए। तो हम पढ़ते हैं अकबर ने इलाही सिक्के चलवाए और इलाही संवत चलवाया 1583। संवत का मतलब होता है कैलेंडर। तो अकबर ने क्या किया, इलाही सिक्के चलवाए और इलाही संवत चलवाया था। तो हम पढ़ते हैं अकबर ने इलाही सिक्के और इलाही संवत चलवाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1585 की। 1585 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। अकबर ने मजहर की घोषणा की। अकबर ने मजहर की घोषणा की। अब ये मजहर क्या है, तो हम पढ़ते हैं अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर का मतलब है अकबर ने नमाज के आगे अपना नाम जोड़ दिया, यानी अल्लाह अकबर, यानी अकबर महान है। तो हम पढ़ते हैं अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी, यानी हर व्यक्ति नमाज पढ़ने से पहले अकबर का नाम लेगा, यानी अल्लाह अकबर, अकबर अल्लाह के समान है। तो यहाँ पे 1585 में मजहर की घोषणा कर दी गई। अब देखिए बात है 1585 की ही। तो हम पढ़ते हैं 1585 में अकबर ने क्या किया। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी को, अकबर ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया फिर से, क्योंकि अब तक राजधानी कहां ले आया था अकबर, फतेहपुर सीकरी में। आपको पता है अभी अभी राजधानी कहां थी, फतेहपुर सीकरी। एफएसए बताया था फतेहपुर सीकरी, और अब फतेहपुर सीकरी से अकबर राजधानी को कहां ले गया, पाकिस्तान, यानी लाहौर। तो हम पढ़ते हैं अकबर ने 1585 में अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर में स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं जो आपको बाबर में पहले से पढ़ा चुका हूं। बात है 1590 की। 1590 में बैरम खां का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो देखिए बैरम खां का एक बेटा था जिस बेटे का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का अनुवाद किया, किसमें, फारसी भाषा में। और ये मैं आपको बाबर में भी पढ़ा चुका हूं, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1590 की ही। 1590 में अकबर के समय में ही, 1590 में अकबर के समय में ही अकबर के समय में ही जो फारसी है वो भारत की, फारसी भारत की पहली आधिकारिक भाषा बनी थी, या पहली ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, पहली आधिकारिक भाषा बनी थी। तो 1590 में हम पढ़ते हैं फारसी भारत की पहली आधिकारिक लैंग्वेज बनी थी। अब भाषा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूं यहां पे नोट में लिख के। तो देखिए याद रखोगे भारत की पहली आधिकारिक पहली ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी, अकबर के समय में बनी थी। इसके बाद आप याद रखोगे 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, हम पढ़ेंगे 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत की भाषा या भारत की आधिकारिक भाषा, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को बनाया, भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को बनाया। तो आप याद रखोगे
भारत की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी थी, और यह अंग्रेजी किसने बनाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसी में आप याद रखोगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा करने की घोषणा की गई। हिंदी हमारी राजभाषा करने की घोषणा की गई। राजभाषा करने की घोषणा की गई, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है। लेकिन ये लागू कब हुई थी, ये डेट याद रखना। तो आप याद रखोगे 26 जनवरी 1965 को ये लागू हुई थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब एक एक करके सारे का जिक्र करता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया है 1590 में, बात है 1590 की। 1590 में भारत में अकबर के समय में भारत की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी बनी थी। फिर अंग्रेज भारत में आए 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, जो भारत की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। उसके बाद हमारे देश आज़ाद होने के बाद में 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा करने की घोषणा की। उसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा लागू कब हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। 26 जनवरी 1965 को लागू हुई थी हिंदी हमारी राजभाषा। तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1598 की। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1598 की। 1598 में अकबर के बेटे सलीम ने विद्रोह किया। अकबर के बेटे सलीम ने विद्रोह किया और विद्रोह करके इलाहाबाद को आज़ाद करवा लिया, या इलाहाबाद को स्वतंत्र करवा लिया। अकबर के बेटे ने ही अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को अकबर ने मुगल सेना से दबवा दिया। तो हम पढ़ते हैं 1598 में इसके बेटे का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबा दिया गया अकबर के द्वारा। और इस विद्रोह में सलीम ने इलाहाबाद को आज़ाद करवाया था। लेकिन 1602 में फिर से घटना घटी। तो 1602 में हम पढ़ते हैं 1602 में सलीम ने अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल को, अकबर के नवरत्न में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल को मरवा दिया। अबुल फजल को मरवा दिया। किसके हाथों मरवाया था? तो ये मरवाया था एक सरदार था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला, जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। तो हम पढ़ते हैं वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवा दिया। वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवा दिया। अब देखिए मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे कहानी तो कुछ भी हो सकती है। तो देखिए ये बताया जाता है जो ये सलीम था ये लव करता था, ये प्रेम करता था अनारकली से। अब ये अनारकली से प्रेम करता था। अनारकली छोटे दमके की थी, यानी कि छोटी जाति की थी। अकबर को ये पसंद नहीं थी। तो यहाँ पे बीरबल ये बताया जाता है अबुल फजल ने भड़का दिया अकबर को। क्या अकबर को ये कहा आपका जो बेटा सलीम है वो अनारकली के साथ विवाह करेगा, उसी को बेगम बनाएगा। तो यहाँ पे सलीम को मना किया गया। लेकिन सलीम ने क्या किया? सलीम ने रियासत की मांग की। किससे? अपने पिता से। लेकिन उसके पिता ने सलीम को कुछ नहीं दिया। इसके चलते सलीम ने क्या किया? इलाहाबाद को आज़ाद करा लिया। लेकिन अकबर ने फिर से इलाहाबाद को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इसके बाद में अकबर को यह लगने लगा कि जो अनारकली है इसी के झांसे में आके जो सलीम है उसने विद्रोह किया था। तो अकबर ने क्या किया? अबुल फजल के कहने पर अकबर ने अनारकली को जीवित दीवार में चिनवा दिया। अब आपको भी पता है अगर अनारकली को दीवार में जीवित चिनवाया जाएगा तो सबसे ज्यादा बुरा ही किसको लगेगा? सलीम को लगेगा। तो सलीम ने बदला लेने के लिए 1602 में अबुल फजल को मरवा दिया वीर सिंह बुंदेला के हाथों। जैसे ही अकबर को पता चला उसके बेटे ने उसके नवरत्न को मरवा दिया है तो यहाँ पे अकबर अत्यधिक गुस्साहित हुआ और अकबर ने क्या किया? अपना वसीयतनामा लिखवाया। और वसीयतनामे में अकबर ने लिखवाया उसकी मृत्यु के बाद सलीम का उसकी जायदाद पे कोई हक नहीं होगा, यानी सलीम अगला राजा नहीं बनेगा और अगला जो राजा बनेगा वो सलीम का बेटा बनेगा। तो यहाँ पे सलीम के बेटे को अगला राजा बनने के लिए कहा गया, सलीम को नहीं कहा गया। तो ये हम पढ़ते हैं इसी के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1605 की। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1605 की। तो 1605 में हम पढ़ते हैं अकबर की डेथ हुई। अकबर की डेथ हुई। और अकबर की डेथ कैसे हुई थी? अतिसार रोग की वजह से। तो हम पढ़ते हैं
अकबर की डेथ अतिसार रोग के कारण हुई थी। तो आप याद रखोगे अकबर की जो डेथ है वो 1605 में अतिसार रोग की वजह से हुई थी। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा अकबर का मकबरा। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? आगरा के सिकंदरा में है। आगरा के सिकंदरा में है। तो आप याद रखोगे अकबर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको जलाया भी गया है और दफनाया भी गया है। एकमात्र ऐसा मुगल शासक आपसे कई बार पूछ लिया जाता है जिसको जलाया भी गया, दफनाया भी गया, वो कौन है? अकबर है। और अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है। एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक है। हाँ, यहाँ पे मैं नोट में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, वैसे मैं सेकंड टाइम आपको पढ़ाने वाला हूँ इसको। तो देखिए हम पढ़ते हैं, बात है 1599 की। 1599 में अकबर के समय में, अकबर के समय में पहला अंग्रेज व्यक्ति भारत आया था। पहला अंग्रेज व्यक्ति भारत आया था। अकबर के समय में पहला अंग्रेज व्यक्ति भारत आया। और इस व्यक्ति का नाम क्या था? तो इस व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्डेन होल। इसका नाम था जॉन मिल्डेन होल। तो हम पढ़ते हैं इस व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्डेन होल, जो 1599 में आया था, लेकिन अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ था। तो हम पढ़ते हैं 1599 में ही अकबर के दरबार में प्रेजेंट होने वाला अंग्रेज, जिसका नाम था रोल्फ फिंच, जिसका नाम था रोल्फ फिंच। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ाया है? क्योंकि यहाँ पे अकबर के शासनकाल में ये काम हुए थे। तो आपसे पूछ लिया जाए पहला अंग्रेज व्यक्ति किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में। कौन आया था? जॉन मिल्डेन हॉल। लेकिन अकबर के दरबार में उपस्थित कौन हुआ था? तो आप याद रखोगे अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ था रोल्फ फिंच। तो ये भी आप याद रखोगे। हाँ, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है अकबर के समकालीन ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था? तो अकबर के जो समकालीन ब्रिटेन की महारानी थी, अकबर के समकालीन ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। एलिजाबेथ टेलर प्रथम। एलिजाबेथ टेलर प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी थी, जो अकबर के समकालीन थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबर के द्वारा किए गए कुछ इंपॉर्टेंट काम, उन्हीं की वजह से अकबर को जाना गया है। अब हम पढ़ेंगे दहसाला बंदोबस्त, जो आपके ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो गौर से देखिए, एचएसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो हम पढ़ेंगे दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त। तो दहसाला बंदोबस्त क्या था? ये किसने चलाया था? ये चलाया था राजा टोडरमल ने। अब ये टोडरमल कौन था? अकबर का एक मंत्री था, जो वित्त मंत्री था, अकबर के नवरत्नों में से एक था, राजा टोडरमल ने। तो आप याद रखेंगे दहसाला बंदोबस्त किसने चलाया था? राजा टोडरमल ने चलाया था। अब ये दहसाला बंदोबस्त क्या है, तो इसको आप एक बार गौर से सुन लीजिए। देखिए, दहसाला बंदोबस्त का मतलब ये है, ये एक लगान वसूलने की प्रथा थी। लगान तो पहले भी वसूला जाता था, लेकिन इस टोडरमल ने एक तरीका दिया था लगान वसूलने का। इसने तरीका ये दिया था, किसी भी स्थान को पिछले 10 साल का अनुमान लगा के उसे उस किसी भी स्थान को पिछले 10 साल का अनुमान लगा के, किस बात का अनुमान? क्या पिछले 10 साल के अंदर वहां से कितनी उपज हुई है, उस उपज का अनुमान लगा के उसको आने वाले 10 साल के लिए लगान की दर को डिसाइड कर देना, दहसाला बंदोबस्त कहलाया। दह का मतलब होता 10 और साल का मतलब होता साल, यानी कि ईयर, यानी कि पिछले 10 साल का अनुमान लगा के अगले 10 साल के लिए लगान की दर को डिसाइड कर देना, दहसाला बंदोबस्त कहलाया। और ये दहसाला बंदोबस्त किसने दिया था? राजा टोडरमल ने दिया था। और इसके बाद क्या किया गया? भूमि को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था इसके अंतर्गत। नंबर 1 पे पोलज भूमि, नंबर 1 पे पोलज भूमि, नंबर 2 पे प्रति भूमि, नंबर 2 पे प्रति भूमि, नंबर 3 पे चाचर भूमि और नंबर 4 पे बंजर भूमि। तो देखिए दहसाला बंदोबस्त के अंतर्गत इन 4 प्रकार से भूमि बांट दी गई भारत में। पोलज भूमि का मतलब ये होता है 1 या 2 साल में, 1 या 2 साल में एक फसल उगाना, 1 या 2 साल में एक फसल उगाना। तो इसका मतलब, सॉरी एक मिनट में फिर से लिखता हूं।
जो ये पोलज भूमि है, पोलज भूमि का मतलब है 1 से 2 साल में, पोलज भूमि का मतलब है 1 साल में 1 से 2 फसल उगाना, 1 साल में 1 से 2 फसल उगाना। तो देखिए वो भूमि जिस पे 1 साल में 1 से 2 फसल उगा ली जाती है उसको पोलज भूमि बोला जाता है। और प्रतिभूमि क्या है? प्रतिभूमि वो भूमि थी जिसमें 2 साल में 1 फसल उगाना, यानी हर 2 साल के अंदर 1 फसल उगाना। चाचर भूमि क्या थी? 2 से 3 साल में 1 फसल उगाना, 2 से 3 साल में। और बंजर भूमि क्या थी? अनउपजाऊ भूमि, अनउपजाऊ भूमि यानी कि अनफर्टाइल। तो हम पढ़ते हैं अनफर्टाइल भूमि, अनउपजाऊ जो भूमि थी वो कौन सी थी? बंजर भूमि। तो ये भी हम याद रखेंगे। इसके बाद अकबर से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा चली थी। अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा चली थी। तो आप याद रखोगे मनसबदारी जो प्रथा है ये किसने चलवाई थी? अकबर ने चलवाई थी मनसबदारी प्रथा। अब ये मनसबदारी प्रथा है क्या? तो देखिए मैं आपको मनसबदारी प्रथा को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करूंगा। आपकी बुक में हमेशा लिखा होता है मनसबदारी प्रथा, लेकिन आपको एग्जैक्ट या किसी बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी होती। आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवाता हूँ अच्छे से, ये मनसबदारी प्रथा क्या थे। तो देखिए बोर्ड के ऊपर जो ये मनसबदारी प्रथा है, मनसबदारी प्रथा से क्या पता चलता है? मनसबदारी प्रथा से किसी भी व्यक्ति की रैंक का पता चलता था, यानी किसी भी व्यक्ति की जात का पता चलता था, उसके घुड़सवार सैनिकों का पता चलता था, घुड़सवार सैनिकों का पता चलता था। जात का मतलब कास्ट नहीं है, जात का मतलब है उसका ओहदा। तो हम पढ़ते हैं उसके ओहदे, उसकी रैंक का पता चलता था, उसके घुड़सवार सैनिकों का पता चलता था। अब अकबर ने मनसबदारी प्रथा क्यों चलाई थी? इससे अकबर को क्या फायदा होता था, और अकबर जिसको ये मनसब देता था उसको क्या फायदा होता था, हमें यही पढ़ना है। लेकिन इससे पढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखोगे अकबर ने ये कहाँ से ग्रहण की थी? तो अकबर ने ये फारस से ग्रहण की थी, और फारस को क्या बोला जाता है? ईरान। तो याद रखोगे अकबर ने मनसबदारी प्रथा फारस यानी कि ईरान से ग्रहण की थी। अब मैं आपको समझाता हूं मनसबदारी प्रथा क्या होती है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अकबर के समय में क्या था, अकबर का साम्राज्य बढ़ चुका था काफी सारा, और साम्राज्य बढ़ने की वजह से कंपटीशन फैल चुका था। एज पर एग्जाम्पल अकबर के पास काफी सारे सैनिक थे, काफी सारे मंत्री भी थे। तो अकबर को हर व्यक्ति को उसका ओहदा, उसका काम याद दिलाना पड़ता था, लेकिन हर व्यक्ति कोई अपने काम को अच्छे से नहीं करता था। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा चला दी। ये मनसबदारी प्रथा से क्या हुआ? आपसी कंपटीशन हुआ, और अकबर के बिना कहे अकबर का प्रशासन चलने लगा। एज पर एग्जाम्पल लीजिए, तो देखिए मान लीजिए ये एक सैनिक है और ये अकबर का एक मंत्री है, ये अकबर का एक सैनिक है, ये अकबर का एक मंत्री है। अकबर ने क्या किया? इस सैनिक को 100 का मनसब दे दिया। 100 का मनसब का मतलब ये है इस सैनिक को 100 घुड़सवारों का, यानी कि अपनी सेना में से 100 घुड़सवारों का मालिक इसे बना दिया। उसी हिसाब से इसकी सैलरी को भी बढ़ा दिया। ये जो मंत्री है इस मंत्री को 200 का मनसब दे दिया, यानी मंत्री को सेना में से 200 घुड़सवारों का मालिक बना दिया। इसी हिसाब से सैलरी लेगा, यानी कि पोस्ट तो इनकी मंत्री और सैनिक की रहेगी, सैलरी भी बढ़ गई और ओहदा भी बढ़ गया इनका। अब हुआ क्या? अब 100 घुड़सवारों की देखरेख यही करेगा, 200 घुड़सवारों की देखरेख यही करेगा, उसी हिसाब से सैलरी भी लेंगे ये। यानी कि अब अकबर की सेना के अंदर और जितनी जो सेना उनकी देखरेख भी अच्छे से होने लगी। अब हुआ क्या यहाँ पे मान लीजिए इस सैनिक ने अपना काम अच्छे ढंग से कर दिया, अकबर को इसका काम पसंद आ गया, तो अकबर क्या करेगा? इसके मनसब को 100 से बढ़ाकर 500 मनसब कर दिया। जैसे ही 500 मनसब किया, इसका मतलब ये है ये 500 घुड़सवारों का मालिक हुआ, और इसके बाद में इसकी जो सैलरी है वो 500 मनसब के हिसाब से कर दी गई। अब इसका ओहदा 500 मनसब का है। अब देखने की बात ये है, एक सैनिक 500 घुड़सवारों का मालिक, एक मंत्री 200 घुड़सवारों का मालिक, यानी कि एक सैनिक जल्दी से एक मंत्री से ऊपर जा सकता है, सैलरी में भी और ओहदे में भी। अब जितने भी मंत्री हैं, ये मंत्री क्या सोचेंगे? क्या लगातार जो सैनिक हैं उनसे अच्छे काम करके अकबर को खुश करके बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, तो मंत्री क्या करने की कोशिश करेंगे? अपने काम को और अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि मंत्रियों का मनसब भी बढ़ जाए और वो सैनिकों से ऊपर ना जा पाए। दूसरी तरफ हर एक सैनिक ये सोचेगा वो मंत्रियों से ऊपर चले जाएं या वो ज्यादा पैसे कमाए। तो आपसी में ये एक प्रकार का कंपटीशन हो चुका था। अकबर के बिना कहे सभी अपने काम को अच्छे तरीके से करते थे, ताकि अकबर उनका मनसब बढ़ा दे। तो ये थी मनसबदारी प्रथा।
अब इससे आने वाले एक दो क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पे। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा में अकबर ने मनसब डिवाइड कर रखे थे। वो कैसे? तो हम पढ़ते हैं जो अकबर था, हम पढ़ते हैं जो अकबर था, अकबर 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब देता था। अकबर 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब देता था, 10,000 तक मनसब देता था। तो हम पढ़ते हैं अकबर 10 से लेकर 10,000 तक मनसब देता था। और इन मनसब को क्या बोला जाता था? तो हम पढ़ते हैं 10 से लेकर जिसके पास 500 मनसब थे इसको बोला जाता था मनसबदार, इसको बोला जाता था मनसबदार। इसके बाद हम पढ़ते हैं जिसके पास में 500 से लेकर 2500 तक, जिसके पास में 500 से लेकर 2500 तक मनसब थे उसको बोला जाता था, जिसके पास 500 से लेकर 2500 तक मनसब थे उसको बोला जाता था उमरा। और जिसके पास में 2500 से लेकर इससे ऊपर थे उसको क्या बोला जाता था? अमीर ए आजम, उसको बोला जाता था अमीर ए आजम, उसको बोला जाता था अमीर आजम। तो गौर से देखिए मैंने ये बताया है अकबर 10 से लेके 10,000 तक मनसब देता था। 10 से 500 जिसके पास मनसब थे उसको मनसबदार कहा जाता था, जिसके पास 500 से 2500 तक मनसब थे उसको उमरा बोला जाता था, और जो 2500 से ऊपर मनसब रखता था वो अमीर ए आजम कहलाता था, अमीर ए आजम। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। तो देखिए हम पढ़ते हैं अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़े से याद रखोगे तो सबसे पहले तो आप याद रखोगे अकबर के नवरत्न। तो आपको पहले तो ये याद रखना है, मैं नोट में लिख देता हूं इस बात को स्पेसिफिक, इतिहास में सबसे पहले, इतिहास में सबसे पहले नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड ने रखे थे, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। अकबर ने तो बाद में नवरत्न रखे थे। तो आप याद रखोगे इतिहास में सर्वप्रथम जो नवरत्न है, ये सर्वप्रथम नवरत्न किसने रखे थे? चंद्रगुप्त सेकंड ने, अकबर ने तो बाद में रखे थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 1 पे तानसेन, हम पढ़ते हैं तानसेन। अकबर का एक नवरत्न तानसेन। तानसेन कौन था? तो तानसेन एक राजगायक था, तानसेन एक राजगायक था। तो हम पढ़ते हैं जो तानसेन था वो एक राजगायक था, और इसका रियल जो नेम था वो था रामतनु पांडे, इसका जो रियल नेम था वो था रामतनु पांडे। नंबर 2 पे हम लिखेंगे बीरबल, नंबर 2 पे हम नाम लिखेंगे बीरबल। बीरबल का रियल नेम क्या था? महेश दास, लगभग सभी स्टूडेंट को पता है। और ये कौन था? ये अकबर का सलाहकार था। तो हम पढ़ते हैं ये अकबर का सलाहकार था। नंबर 3 पे हम लिखेंगे टोडरमल, टोडरमल। और टोडरमल कौन था? तो हम पढ़ते हैं ये वित्त मंत्री था, राजस्व मंत्री था, ये राजस्व मंत्री था टोडरमल। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 4 पे मानसिंह। मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। इसके बाद नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये कौन था? तो ये एक लेखक था जो बैरम खां का बेटा था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अबुल फजल, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अबुल फजल। अबुल फजल भी एक लेखक था, और इसने क्या किया था? अकबरनामा लिखा था, इसने अकबर की ऑटोबायोग्राफी अकबरनामा लिखा था। नंबर 7 पे इसी अबुल फजल का एक भाई था जिसका नाम था फैजी, और फैजी कौन था? एक कवि था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नंबर 8 पे फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन।
और इसी का दूसरा नाम था फ़कीर अजीउद्दीन का मिर्ज़ा हकीम। याद रखें, आपकी दो बुकों में अलग अलग नाम मिल सकते हैं, तो टेंशन ना लें। फ़कीर अजीउद्दीन मिर्ज़ा हकीम एक ही व्यक्ति था, और ये कौन था? राजवैद। ये कौन था? राजवैद। और नंबर 9 पे लिखेंगे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। और ये कौन था? ये अकबर का रसोइया था। ये अकबर का रसोइया था। तो हम पढ़ते हैं मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर का रसोइया था। ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबर ने अपने शासनकाल में दो प्रथाएं चलवाई थी। तो हम पढ़ते हैं अकबर ने अपने शासनकाल में दो प्रथाएं चलवाई थी। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं अकबर ने चलवाई थी तुलादान प्रथा। अकबर ने अपने शासनकाल में तुलादान प्रथा चलवाई। ये तुलादान प्रथा क्या थी, इसको गौर से समझिए, सुनिए। तो अकबर क्या करता था, अकबर के जन्म दिवस के ऊपर अकबर को सोने चांदी की मुद्राओं के माफिक तोला जाता था, उस वेट में तोला जाता था, और वो सोने चांदी की जो मुद्रा थी वो गरीबों में बांट दी जाती थी। तो अकबर ने एक अच्छा काम किया था, वो यही था। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं अकबर ने दो प्रथा चलवाई, जिसमें एक तुलादान प्रथा थी। और तुलादान प्रथा में क्या थे, अकबर को सोने चांदी की मुद्राओं में तोला जाता था, इन मुद्राओं को गरीबों में बांटा जाता था। दूसरी जो प्रथा थी उसका नाम था झरोखा दर्शन। दूसरी जो प्रथा थी इसका नाम था झरोखा दर्शन। और झरोखा दर्शन क्या थे, तो अकबर ने घोषणा की थी, अकबर क्या करेगा, अकबर नवरोज के त्योहार के मौके के ऊपर, यानी नवरोज के त्योहार पे अकबर अपनी प्रजा के बीच से निकलेगा, और सारी प्रजा अपने घरों के खिड़की दरवाजों के छिप के अकबर को देखा करेगी। यही क्या कहलाया था, झरोखा दर्शन। तो ये हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। तो ये आपके पास कंप्लीट अकबर था। थोड़ा सा लेंथी है आज की क्लास है, क्योंकि अकबर इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बता दूं, आप पूरे मुगल डायनेस्टी में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अकबर को पढ़ के चले जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेटली अकबर से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास, और मुगल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए आप, ठीक है। आपके एग्जाम नियर बाई आ चुके हैं, मैं हर क्लास के साथ आपको बोलता हूँ। तो अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में अकबर आपका कंप्लीट हो चुका है। आने वाली क्लास में सलीम यानी जहांगीर शाहजहां को पढ़ने वाले हैं, और मुगलों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए। टाटा बाय बाय।